आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने समस्याओं पर फोकस नहीं किया। उन्होंने हमेशा फोकस किया कि उन समस्याओं का समाधान किस तरह से ग्राउंड लेवल पर उतरकर किया जाए। गरीबी से बड़ा मुझे नहीं लगता और कोई बीमारी है इस देश की। गरीबी ही सबसे बड़ी बीमारी है। गरीब का गरीब होना ही सबसे बड़ी बीमारी है। गांव में मुख्य समस्या गरीबी है या फिर गरीबों को इन्फॉर्मेशन नहीं है? सबसे ज़्यादा चीज़ है जानकारियों का अभाव, सही इन्फॉर्मेशन का ना होना। आज के समय में इज्जत पैसे से ही है, ये सिंपल है। हो सकता है मेरे इस तथ्य को सभी लोग नहीं सपोर्ट करते, लेकिन मेरा तथ्य यही है। आपकी ज़िंदगी में कई बार कुछ कठिन दौर आए होंगे, तो वो कठिन दौर कौन से थे? उस टाइम पे मैंने कुछ गलत डिसीजंस लाइफ के लिए, तो मैं वहाँ अपने आप को अकेला देखा कि मेरे साथ कोई नहीं था। और मेरी माँ ने ही मुझे एक चीज़ बोली थी कि गलती हुई है तो उसको सुधारने का मौका भी तेरे पास ही है और तुझे ही करना पड़ेगा, और कोई नहीं करने आएगा। माँ होती है, बहुत कोमल सा दिल होता है उनका। बड़े डिसीजंस लेते समय कई बार वो कंधे पे हाथ रख के बोलती है कि छोड़ दे, जाने दे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन पिता होता है वो बोलता कि तू कर, मैं तो खड़ा हूँ। वो वाला मोमेंट नहीं बन पाया लाइफ में। तो पहल क्यों शुरू की गई है सर? पैसों के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए, या अपने शौक के लिए? हम ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति हर पंचायत से हमें मिले जो उस पूरी पंचायत के बदलाव में हमारे साथ जुड़े और लोगों के जीवन बदलाव के लिए सकारात्मक प्रयास करें हमारे साथ जुड़ के। हम डिजिटलाइजेशन को लोगों को बताना चाहते हैं कि इसकी शक्ति क्या है, जिसके बारे में उनको अच्छे से नहीं पता है। सर, मेरा जो सपना है वो है कि भारत की प्रत्येक पंचायत पे मेरा एक काम करे व्यक्ति, एक ही मित्र रहे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने समस्याओं पर फोकस नहीं किया। उन्होंने हमेशा फोकस किया कि उन समस्याओं का समाधान किस तरह से ग्राउंड लेवल पर उतरकर किया जाए। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एनजीओ के बारे में, गांव की समस्याओं के बारे में, युवाओं के बारे में, युवाओं की समस्याओं के बारे में, स्किल्स के बारे में, समाज के बारे में, सामाजिक संस्थाओं के बारे में। और आज हमारे मुख्य मेहमान हैं हमारे राहुल बनर्जी जी। तो राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस आज के खास पॉडकास्ट में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं। धन्यवाद सर, पहले तो आपने मुझे बुलाया पॉडकास्ट के लिए। मैं राहुल बनर्जी, नर्मदापुरम जिला है यहाँ से 90 किलोमीटर दूर, इटारसी तहसील, वहाँ से निवासरत हूँ और वहीं से मेरी सारी शिक्षा और सारी चीज़ें हुई थी। मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का छात्र हूँ और इसके बाद मैंने भोपाल इसी शहर से टेक्नोग्रेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की 2011-2015। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया और उसके बाद फिर 2020 से कोविड के टाइम से मैं फिर सोशल वर्क के सेक्टर में आया। और इसके पहले मैं NRHM के साथ एक प्रोग्राम पे काम करता था। उसी में काम करते करते फिर मुझे लगा कि मैं अपने खुद का एक NGO बनाऊं। मेरे कुछ जो विचार थे जिनको मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता था, तो हम इस NGO के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए। तो सर, आपने बोला कि आप 2020 के आसपास ये NGO वाले सेक्टर में आए। तो हर व्यक्ति की लाइफ में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट होता है, ऐसा कोई मोमेंट होता है जहाँ से उसकी सोच चेंज होती है। तो आपकी लाइफ में ऐसा वो क्या सोच में बदलाव आया जिससे कि आपने वो उस डायरेक्शन में आया? सर, सोशल वर्किंग के सेक्टर में आने का इतना मन तो नहीं था अधिक, लेकिन कोविड जब आया तो कुछ कारण थे जिस कारणों से मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का मौका मिला। मैंने केंद्र सरकार के साथ एज अ वॉलंटियर कोविड वॉरियर पे काम किया कोविड में। तो उस समय हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे, तो वहाँ पे मैंने कुछ परिस्थितियाँ ऐसी देखी जिसके कारण ना सरकार है और ना लोग हैं। अभाव जो है वो है जानकारी का अभाव। इस कारण से वो पिछड़े हुए हैं। एजुकेशन, शिक्षा की कमी और जानकारियों का ना होना। तो उन सारी समस्याओं को देखते हुए फिर सोशल वर्क के क्षेत्र में आने का मन हुआ। और मेरी स्टडीज़ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की थी, तो स्टार्टअप्स मैंने बहुत अच्छे से देखे हुए थे। जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम स्टार्टअप की तरफ भी मेरा झुकाव था थोड़ा सा। तो स्टार्टअप्स के आइडियाज़ को हमने सोशल वर्क में कनेक्ट किया, मेरी जो एक पूरी टीम ने किया। और हम अब सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। हम सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। हम सोशल वर्क में एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। क्या बात है। तो सर, ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई एग्जाम्पल आप दे पाएँ जिसने आपकी सोच को बदला हो और इस डायरेक्शन में आपने अपने आप को मूव ऐसी किया घटना हो? सर, एक समय ये हुआ था कि मैंने बताया कि मेरे परिवार में माताश्री और नानी जी थी।
मेरी जब 2020 के समय कोविड के टाइम जॉब गई, तो हमारी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी नानी के ऊपर हो गई। मतलब एक ही व्यक्ति था घर में कमाने वाला, तो उसके ऊपर सारी डिपेंडेंसीज थी। तो 11 मार्च 2021 उनको पैरालिसिस अटैक आया। ओके। तो उस समय हमारी फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं था। हमने उनका ट्रीटमेंट करवाने का प्रयास किया। हम भोपाल एम्स में उनका ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर सुनील मलिक के अंडर्स में भी हमने उनकी सारी चीज़ें देखी, उनको न्यूरोसर्जन जो लगे थे। तो उस टाइम पे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, फिर हमने गवर्नमेंट से जो सपोर्ट हो सकते वो लिए, देन उनका ट्रीटमेंट करवाया। तो उस समय मैंने एक चीज़ देखी कि हम एजुकेटेड होके इन सारी चीज़ों तक पहुंचने में इतने असमर्थ थे, लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे। तो अधिकतर समय गरीबों के साथ भी यही समस्या होती है कि जानकारी नहीं होती है, और गरीबी से बड़ा मुझे नहीं लगता और कोई बीमारी है इस देश की। गरीबी ही सबसे बड़ी बीमारी है। गरीब का गरीब होना ही सबसे बड़ी बीमारी है। आज गरीब को अगर अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी और हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाए तो उसका जीवन सेट है बस। तो वहाँ से जब चीज़ों का अभाव मैंने देखा, तो गरीबों के मुझे भी समझ आया कि हम एजुकेट होकर अगर हमें ये समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, तो जो लोग एजुकेट नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है कि ये सुविधाएं सरकार की तरफ से होती हैं। फिर मैंने सोशल के क्षेत्र में आने का प्लान किया, और अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस जो मेरी पढ़ाई से मुझे मिला था, और इसको हम दोनों को मिला के अब पहल चला रहे हैं। ओके। तो सर, आपको क्या लगता है, जैसे आपने ग्रामीण परिवेश में काम किया, इतने दिनों से आप काम कर रहे हैं, कोविड के टाइम में भी आपने काम किया, गांव में मुख्य समस्या गरीबी है या फिर गरीबों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, सरकार की जो भी स्कीम्स चल रही हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम्स कहाँ है? गरीबी है या इन्फॉर्मेशन नहीं है? वो सर सबसे बड़ी समस्या गरीबी को किस तरीके से देखते हो, नज़रिया क्या है आपका? गरीबी और गाँव में जो कमी है उसके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ है जानकारियों का अभाव, सही इन्फॉर्मेशन का ना होना। सरकार बहुत सारी योजनाएं निकालती है, सरकार का काम है योजनाओं को बनाना, लोगों को लाभार्थी करना, लेकिन क्या होता है, जिस व्यक्ति को जिस चीज़ का लाभ मिल सकता है उसको उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। जानकारी नहीं होती है तो उसको अप्लाई कैसे करना ये पता नहीं होता है। चलो ठीक है, अगर किसी योजना के बारे में किसी को नाम भी पता है, जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत एक 5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, भारत के 75% लोगों, 75% लोगों को सिर्फ यही पता है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का इलाज होता है। बिल्कुल। तो कितने 5 लाख रुपए का इलाज किसका होता है? प्रति व्यक्ति या प्रति परिवार? ये होता है प्रति परिवार। ओके। लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का। हाँ, मुझे भी। जबकि ये प्रति परिवार स्कीम है। ओके। एक परिवार को 5 लाख रुपए के आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिलती है। आप इसको चेक कर सकते हैं, गूगल पे पूरी डिटेल्स होती हैं। ये जानकारियों का अभाव है। उसके बाद फिर एक दूसरी चीज़ जो हमने देखी, हमने जब काम किया, तो मैं भी इतना एजुकेटेड हूँ, मेरी फैमिली में भी पढ़े लिखे लोग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़े लिखे जैसे लोगों के डॉक्यूमेंट्स में बहुत एरर्स होती हैं। जैसे कि हम स्कूल में, मेरी टीचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती, तो उन्होंने राहुल कुमार बनर्जी लिखवा दिया, और मेरे आधार पे राहुल बनर्जी है। अब मैं किसी योजना में अगर आवेदन कर रहा हूँ जहाँ पे 10th की मार्कशीट भी लग रही हो और आधार भी लग रहा हो, तो वहाँ पे राहुल कुमार बनर्जी और राहुल बनर्जी 2 अलग लोग हो जाते हैं। तो इस कारण से भी लोगों को लाभ नहीं मिलता है। तो इन सारी चीज़ों की जागरूकता के लिए फिर हमने पहल की शुरुआत करी थी। ओके। मतलब आपके हिसाब से ऐसा है कि हर व्यक्ति की मदद करना ज़रूरी नहीं है, बस आप उसको सही इन्फॉर्मेशन दे दो, तो जिससे कि वो सही रास्ते पर, सही दरवाजे तक पहुंच जाए। सर सबसे ज़रूरी चीज़ अगर इस सिस्टम को देखने के लिए हम समझें तो ये है कि अगर हम सही मार्गदर्शन किसी व्यक्ति को दें तो वो सारी ज़िंदगी अच्छे से जी सकता है। सिर्फ मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हम एक पौधा लगाते हैं, उसको कितनी सनलाइट मिलनी चाहिए, कितना पानी देना है, हम उसका ध्यान रखते हैं। मनुष्य के साथ भी वही चीज़ है। अगर हम उसको अच्छी तरीके से पालेंगे, पोसेंगे, तो अच्छे से चलेगा सब कुछ। सिंपल सा है बहुत। आपने बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नाम है पहल। आज अगर पहल नहीं होती तो राहुल बनर्जी कहाँ होते और क्या कर रहे होते? सर अगर आज पहल नहीं होती तो मैं किसी कॉरपोरेट में जॉब कर रहा होता, या फिर एक कोई अच्छा बिजनेस कर रहा होता। मुझे पैसा कमाने की ललक बहुत, मतलब स्कूल पास आउट हुआ था मैं, उसके बाद मैं पैसा कमाने की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। मेरे रूममेट्स रहते थे, हम लोग यहीं भोपाल में रहे, अशोका गार्डन भी, अरेरा में भी रहा हूँ मैं, बाग मुगलिया में भी रहा हूँ, तो हम यहाँ रूम्स पे रहते थे। तो उस टाइम पे भी मैं पैसे कमाता था,
जो करता था वो चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, वो मैं यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन था मेरे को पैसा कमाना। मेरे लिए बचपन से एक चीज़ मैंने समझी, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में कभी कोई खुशियाँ नहीं आ सकती। एक समझदारी वाली बात यही है, आप कितनी ज़िद कर लो, कितना कुछ कर लो, आज के समय में इज्जत पैसे से ही है। यही सिंपल है। हो सकता है मेरे इस तथ्य को सभी लोग नहीं सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरा तथ्य यही है, अगर आपके पास पैसा नहीं तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, और रिस्पेक्ट कमाने के लिए पैसा ही बहुत ज़रूरी है। अब देखो सर, सिंपल सी एक बात है, पैसे के ऊपर कभी ये नहीं लिखा है कि वो सच से आया कि झूठ से आया, सिर्फ वो पैसा होता है। तो मेरा सिर्फ ध्यान पैसे पर अच्छा है। आपकी ज़िंदगी में कई बार कुछ कठिन दौर आए होंगे, तो वो कठिन दौर कौन से थे अगर आप बताना चाहें तो, और उनसे आपने क्या लर्निंग्स आपको मिली अगर आप शेयर करना चाहें तो? कठिन दौर, देखो कठिन दौर किसी के जीवन में इंसान किसी की तरफ से भेजता नहीं, खुद चुनता है। आप जीवन में जो गलतियां करते हो उससे ही सीख के आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। मेरे जीवन में कठिन दौर सर आया जब मैं 2-3 लाइफ के फेस ऐसे हैं जो बहुत हार्ड रहे। जैसे कि मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई नहीं थी, बताता हूँ कि मैं जब छोटा सा था, समझदार भी नहीं था, उस समय मेरे माता पिता अलग हो गए थे। तो अब मेरी जिस सोसाइटी में मेरे को बढ़ाया पाला पोसा जा रहा था, तो मैं वहाँ देखता था कि एक सिंगल मदर और एक ऐसा बच्चा जिसके पिता का नाम सिर्फ नाम है और पिता नहीं है साथ, सोसाइटी उसको किस नज़रिए से देखती है। तो मैंने बहुत सालों तक दुनिया से छुपाया ये। मैं सिर्फ यही कहता था कि मेरे पिताजी हमारे कांटेक्ट में है, मेरी नानी का परिवार की देखरेख करने के लिए मेरी मदर नानी के साथ रहती है, पिताजी अपने परिवार के साथ रहते हैं। कई सालों तक मैंने खुद से और मेरे साथ जो लोग होते थे उनसे भी झूठ बोल देता था। फिर मुझे बाद में समझ आया कि झूठ से चीज़ें ज़्यादा समय तक नहीं चलती। ये सीख मुझे बहुत लेट मिली। फिर इन सारी चीज़ों के बीच में मेरा बहुत बड़ा एक फ्रेंड सर्कल हुआ करता था, उनके साथ अच्छा था सब कुछ, लेकिन समय के साथ चीज़ें जब इस झूठ को लेके, एक चीज़ उनके साथ भी हुई कि मैं जब ये झूठ बोलता था तो मुझे लगता था कि दुनिया इस झूठ को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ सच है, जबकि आपको वो चीज़ पता होती थी कि मैं झूठ बोलता हूँ, लेकिन आपने कभी मैंने मुंह पे नहीं बोला। तो फिर मुझे जब ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार इनको पता तो था लेकिन ये मेरे से बोलते नहीं थे, तो फिर मुझे समझ आया कि मेरे दोस्त तो थे ही नहीं, ये सिर्फ मेरी चीज़ों का या मेरा उपयोग कर रहे थे। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ, मेरे कई दोस्त ऐसे रहे जिनकी मैंने हर संभव कोशिश मदद करी जहाँ तक मुझसे हो सकता था। जब मैं पैसा नहीं भी कमाता था, मेरी ज़रूरतों की चीज़ें बेच के मैंने उनकी मदद करने की कोशिश करी। फिर जब एक समय आया, मैं कुछ गलत संगति और आदतों में फंसा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फाइनेंशियल आया था मेरे ऊपर, उस टाइम पे मैंने कुछ गलत डिसीजंस लाइफ के लिए, तो मैं वहाँ अपने आप को अकेला देखा कि मेरे साथ कोई नहीं था। तो वहाँ से सीखा मैंने कि सिर्फ आप ही आपके लिए कुछ होते हो। और मेरी माँ ने ही मुझे एक चीज़ बोली थी कि गलती हुई है तो उसको सुधारने का मौका भी तेरे पास ही है और तुझे ही करना पड़ेगा और कोई नहीं करने आएगा। तो उस दिन मैंने इस चीज़ समझा था कि खुद के लिए कुछ करना, हमेशा किसी के लिए कुछ मत करना, क्योंकि लोग आपकी सारी अच्छाइयों को छोड़ के आपकी एक बुराई से आपको ख़त्म कर देते हैं। सही। तो बदलाव मेरे जीवन में सर वहीं से आया, जब मैंने देखा कि दुनिया सिर्फ आपके अच्छे आचरण को नहीं देखती है, आपकी गलतियां ढूंढती है। जिस दिन आप गलती करो और वो एक गलती आपकी सारी अच्छाइयों को ख़त्म कर देती है। तो सीख यही है कि गलतियां करना ही नहीं है जीवन में, और अपने डिसीजंस पे अगर आपने गलत भी किया तो स्टैंड लेना है उस पर, क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते हो तो फिर आप लाचार से दिखते हो, और लाचार व्यक्ति की कोई समाज में पहचान नहीं होती है। सही है। तो आपको कहीं ये फील होता है कि मेरे दोनों पेरेंट्स मेरे साथ होते तो मेरी लाइफ कुछ अलग होती, या कुछ छूट गया, या कुछ ना कुछ चेंज होते? सर अगर मेरी माता की तरफ से जो मुझे परवरिश मिली है, तो मुझे अगर मैं एक तरीके से देखे जाऊँ एक अच्छे एक न्याय संगत तौर पे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने उतना किया, शायद अगर पिताजी भी होते तो उतना नहीं करते जितना उन्होंने अकेले रह के किया। लेकिन ये एक वैचारिक तौर पे एक अच्छी यही बात है कि उन्होंने वो परवरिश मुझे दी, उनके जो विचार है मेरे अंदर हैं, वो उसी से सारी चीज़ें मेरी चलती हैं। लेकिन अगर पिताजी और साथ होते तो शायद मैं दुनिया को और अच्छे से जीत पाता। ओके। मैं अभी दुनिया जीत अभी भी रहा हूँ, लेकिन एक और सपोर्ट होता, अभी मैं अकेले एक सिंगल सपोर्ट से इतना आगे तक आया हूँ, शायद मैं और आगे तक निकल जाता। एक होता है कभी कभी क्या होता है ना सर कि आप अकेले पढ़ते हो, अब मम्मी माँ होती है, बहुत कोमल सा दिल होता है उनका, बड़े डिसीजंस लेते समय कई बार वो कंधे पे हाथ रख के बोलती है कि छोड़ दे, जाने दे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन पिता होता है वो बोलता कि तू कर, मैं तो खड़ा हूँ। तो वो वाला मोमेंट नहीं बन पाया लाइफ में, बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है।
मेरे पास 2 ऐसी आयरन लेडीज़ हैं, मेरी नानी और मेरी माँ, जिनको देख के मैं इस दुनिया को ये कहता हूँ कि औरत से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। अगर एक औरत कुछ करने पर आए तो सब कुछ कर सकती है। और उसके बाद फिर मैंने जब चीज़ें सीखी समझी, तो वो जैसे कि हम बोलते हैं आदि शक्ति भवानी, सच में वो अम्बा ही होती है, औरत जो होती है। इस पर एक छोटा सा मेरा एक थॉट है जो मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्या है ना कि श्री कृष्ण जी के पास सुदर्शन चक्र है, विष्णु जी के पास, ठीक है, शिव जी के पास त्रिशूल है, ब्रह्मा जी के पास कमल कमंडल है, लेकिन एक भवानी है जिनके पास ये तीनों है, सब कुछ है, बिल्कुल सही और है। उसको हैंडल करने वाली शक्ति अगर उनके पास है तो वो कुछ भी कर सकती हैं। तो माँ से बड़ा कुछ नहीं, मेरे लिए तो भगवान से भी ऊपर माँ है। और माँ को पता भी है कि कौन सी शक्ति कहाँ यूज़ करना है। बस माँ के पास जो चीज़ें समझदारी होती है, और मैं तो ये बोलता हूँ कि आप दुनिया में जितने भी लोग हैं, आप अपनी माँ का एक हिस्सा है, तो उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं सोचना, ना करना, क्योंकि आप उस अगर वो नहीं है तो आपका वजूद ही नहीं है। पिता का सिर्फ नाम होता है, माँ के साथ आपका वजूद होता है। सही है सर। तो आपके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है पहल, जिसकी स्पेलिंग है PEHEL, तो इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये थोड़ा बताइए। सर हमने पहल इसलिए, मतलब हमने जब इसके बारे में जब सोचा था तो हम काफ़ी समय हमने रिसर्च करी, हमारी टीम ने, कुछ अच्छे मेरे दोस्त थे, हम लोग जब साथ में बना रहे थे, हमने 2-3 रजिस्ट्रेशंस करे थे साथ में, 1-2-3 ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। पहल मेरा है, तो उस समय हमें नाम ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। पहले तो मेरा ये था टेक्निकल साइड वाला, तो उसको हमने लगाया थोड़ा, तो हमने बहुत सारे नाम सोचे थे, ग्रामोदय, ग्रामशाला, ऐसा कुछ करके। फिर पहल इसलिए आया कि किसी भी शुरुआत बदलाव की, उसके लिए एक पहल करनी होती है, तो हमने फिर पहल अडॉप्ट किया। तो पहल वहीं से आया था कि किसी भी चीज़ का अगर कोई चेंज लाना है, कोई शुरुआत करनी है, तो पहल करना ज़रूरी है। हर छोटे और बड़े चीज़ की शुरुआत एक पहल से होती है, इसलिए पहल। तो पहल क्यों शुरू की गई है सर? पैसों के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए, या अपने शौक के लिए? नहीं सर, मैंने पहल शुरू करी मेरे जीवन में कुछ चीज़ें जो घटी, और जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं डेली रूटीन्स की लाइफ में, उनको सॉल्व करने के लिए हमने इसकी शुरुआत करी। पैसा एक मोमेंट सबके लिए सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। देखिए सर, अगर ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो पैसा तो चाहिए, बिना उसके तो पॉसिबल नहीं है। बट हमारा जो उद्देश्य है, हम ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति हर पंचायत से हमें मिले जो उस पूरी पंचायत के बदलाव में हमारे साथ जुड़े और लोगों के जीवन में बदलाव के लिए सकारात्मक प्रयास करें हमारे साथ जुड़ के। तो पहल का उद्देश्य क्या है? आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, या फिर उनको उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो वो खुद अपनी मदद खुद कर सकें? जैसे एक व्यक्ति होता है जो लोगों को खुद मछली ला के देता है, दूसरा व्यक्ति होता है जो उनको मछली पकड़ना सिखाता है। तो आपके केस में क्या उद्देश्य है सर आपका? हाँ सर, हमारा उद्देश्य क्या, आप अपने जीवन के मुख्य आधार को समझें, परिवार की वैल्यूज़ को समझें, और ये सारी चीज़ें तब आती है जब आपके पास एक अच्छी इनकम होती है। अच्छी इनकम तब मिलती है जब आपके पास अच्छा एजुकेशन होता है, और अच्छा एजुकेशन तब पॉसिबल है जब आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी हेल्थ अच्छी हो। तो हम इन सारी चीज़ों को कवर करते हैं। हमारा जो आपने नाम सुना, पहल हेल्थ एसोसिएशन, इसमें जो हेल्थ है ना, वो हेल्थ सिर्फ अकेले स्वास्थ्य पे नहीं है। एक अगर परिवार में एक बच्चा, उसके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो वो भी उसके स्वास्थ्य की चिंता है। क्यों? क्योंकि वो मेंटली डेवलप नहीं हो पाएगा। एक परिवार है, उस परिवार में एक बेरोजगार युवा है, उसके ऊपर कितना मेंटल हेल्थ प्रेशर है। एक महिला है जो अपने अधिकारों के लिए खुल के बात नहीं कर सकती है, वो भी एक हेल्थ है। तो हम हेल्थ को सभी चीज़ों की समस्याओं के साथ जोड़ के देखते हैं। आपके जीवन में कुछ भी घटता है, वो आपके मस्तिष्क पे जाता है, और वहीं से आपकी हेल्थ कॉन्शियस चीज़ें, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हेल्थ का एजेंडा ही हमारा ये था। ओके। तो क्या पहल सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है या शहरी क्षेत्रों में भी? नहीं सर, वर्तमान समय में हमारा जो पूरा मुख्य काम है वो हम ग्रामीण क्षेत्रों में ही काम करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए डेडिकेटिंग रहेंगी हमेशा के लिए। शहरी क्षेत्र में हम सिर्फ बच्चों को फैसिलिटीज़ देते हैं जिनको आवश्यकता है एजुकेशन की। इसके अतिरिक्त हम शहरी क्षेत्र में और किसी प्रकार की सुविधा नहीं देते अभी वर्तमान में। हमारा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को चीज़ें देने का है, क्योंकि उनको समस्याएं हैं जानकारी के अभाव की, वो हम देना चाहते हैं। तो आप ज़रूरतमंदों तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि शहरों वाले लोगों को नहीं, हम ज़रूरतमंदों तक नहीं, हम प्रत्येक उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं जिसको उसके अधिकार नहीं पता है।
अब ज़रूरतमंद नहीं होते उसमें, सभी होते हैं, एजुकेटेड लोग भी हैं। जैसा कि अभी आपको ही पता चला आयुष्मान के बारे में, तो वो ज़रूरतमंद नहीं है, जानकारी का अभाव है ये, हम उस तक पहुंचना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में मेन समस्याएं क्या हैं सर? स्वास्थ्य है, रोजगार है, स्किल्स है, एजुकेशन है? सर सबसे अगर पहला देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी समस्या है आज के भारत के ग्रामीण क्षेत्र की, वो है अभाव जानकारियों का। जानकारियों का अभाव। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा। आप और मैं जिस शहर से बिलोंग करते हैं या जिस शहर के आसपास रहते हैं, आप और मेरे जीवन से मैं आपसे एक उदाहरण पूछूंगा। आपके बच्चे को पायलट बनाना है, आपको एरोप्लेन उड़ाने वाला, क्या पढ़ाई करवाओगे आप उसको? आपको पता है? नहीं। अगर आपके बच्चे के बनने की इच्छा, तो आप मतलब उसको, आपको जानकारी नहीं, इसलिए आप उसको पायलट नहीं बना सकते। नहीं, उस केस में ऐसा होता है ना कि जैसे अभी बच्चा अपना छोटा है, तो जब अपना बच्चा उस स्टेज पर आएगा तब वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे होता है ना, अब सब्जेक्ट। लेकिन सर उस स्टेज पे आते आते बच्चे का दिमाग ही डाइवर्ट हो जाता है। फिर वो मैथ साइंस लेने लगता है दोस्त की संगति में, फिर वो कॉमर्स ले लेता है दोस्त के मुंह में, उसकी गर्लफ्रेंड ने बायोलॉजी ले लिया तो वो बायोलॉजी ले लेता है। आधे से ज़्यादा बच्चे हमारे देश में करियर ऐसे सेलेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। मैं जब 5th या 6th स्टैंडर्ड में था, तो मेरा मन था कि पायलट, प्लेन उड़ाने वाला पायलट बनना है। मम्मी से एक बार बोला भी था, मुझे याद है वो अच्छे से। लेकिन मेरी माँ को पता ही नहीं था इसके लिए पढ़ाई क्या करते हैं, ओके, क्या एजुकेशन की ज़रूरत है। तो उस समय उन्होंने मुझे, जैसा कि आपने बोला ना, जब आप बड़े हो गए तब हम आपको बताएंगे कि कैसे, जब आप 10th क्लास में पहुँचोगे, 11th में पहुँचोगे। तो जब 10th में आए तो फिर मम्मी ने पूछा कि आप भैया 10th पास हो गए हो, अब क्या पढ़ाई करोगे? तो मैंने ठीक है बताते हैं। अब बताते कैसे? दोस्त से पूछा, क्यों भाई अब 11th में सब्जेक्ट क्या लेना? तो मैंने मैथ्स ले लूँगा। तो हाँ भाई तू भी मैथ्स लेगा, मैं भी मैथ्स ले लूँगा। तो 90% यही चीज़ होती है। मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब वो जो आपने 6th क्लास में वो सपना देखा था, वो जानकारी के अभाव में टूट गया वहीं पे। अरे ये सपना हर बच्चा देखता है। आज हमारे बच्चों को जो हम हैं, क्या करियर ऑप्शंस देते हैं? सरकारी नौकरी की तैयारी, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होगा तो 2-3-4 अलग प्रकार की पोस्ट है, उनकी पढ़ाई के बारे में बता देंगे। ठीक है। लेकिन हमारे शहर से, हमारे गांव से, हमारे स्टेट से अब्दुल कलाम नहीं बन सकता एक और। वो भी तो एक इंसान थे, पढ़ाई लग के। मुझे ये बता दो, किस स्कूल कॉलेज में एरोस्पेस के बारे में बात की जाती है, चांद पे जाने की बात की जाती है, स्पेस क्राफ्ट के बारे में बात की जाती है? कलेक्टर का बेटा ही कलेक्टर क्यों बन रहा है? डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर क्यों बन रहा है? बनते हैं हर साल। ऑटो वाले की लड़की, रिक्शा वाले की लड़की कलेक्टर बन जाती, लेकिन आप 150 करोड़ की जनसंख्या में 2 लोगों को दिखा के आप इसका क्रेडिट तो नहीं ले सकते। ये तो फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम बेकार है। सही है। तो आपके हिसाब से सर, इतनी सारी सरकारी स्कीम्स हैं, सरकार बहुत सारी स्कीम्स लाती, बहुत सारी योजनाएं लाती है, लेकिन फिर भी वो एंड यूज़र तक, जो गांव में लोग बैठे हुए हैं बहुत इंटीरियर में, उन तक क्यों नहीं पहुंच पाती? जबकि सरकार पूरी कोशिश करती है, पेपर में ऐड देती, टीवी में ऐड देती, हर जगह जितना संभव हो सब कुछ करती है, फिर भी क्यों अंतिम छोर तक वो योजना की जानकारी नहीं मिल पाती है? सर सरकार का काम है योजनाएं बनाना, नीति निर्धारण करना, वो करते हैं, उसको अप्लाई भी करते हैं, लोगों तक पहुंचाते भी हैं। लेकिन अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपने कहा वो न्यूज़पेपर में देते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम में वहाँ पे भी प्रमोट होता है। एक व्यक्ति जो मजदूरी कर रहा है दिन भर, उसके पास समय है इन सब चीज़ों के लिए? मुझे एक चीज़ ये बताओ आप, कि जितनी भी योजनाएं हमारे देश में निकाली जाती हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए या फिर अपर क्लास के लिए तो होती नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, पिछड़ी जाति के जो लोग होते हैं, उनके लिए होती है। उनमें से कितने प्रतिशत लोगों को मिलती है? तो सर, जैसे हमने बात की कि सरकार की जो स्कीम्स है, जो योजनाएं हैं, वो निचले लोगों तक, ग्रामीण लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो इन सब में एनजीओ किस तरह से हेल्प कर सकते हैं या कर रहे हैं, और इसमें आपका एनजीओ पहल कैसे लोगों की मदद कर रहा है? सर ज़्यादातर चीज़ों पे हमने एक ही चीज़ प्रॉब्लम देखी कि सबसे पहले जो मैं बार बार बोल भी रहा हूँ कि जानकारी का अभाव, जानकारियाँ नहीं होती हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है दस्तावेज पूरे नहीं होना। एक कोई भी व्यक्ति, उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। मेरे पास भी कुछ समय तक पहले तक नहीं थे। क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं मुझे बहुत लेट पता चला, जबकि हर व्यक्ति के पास कुछ
लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स इतने होने ही चाहिए। किसी भी चीज़ का बेनिफिट अगर उनको लेना है तो सरकार से भी लेना है तो डॉक्यूमेंट्स तो कंपलसरी होते ही हैं, उसके आधार पे ही होता है। हमारे देश में जितनी भी योजनाएं निकाली जाती हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, पिछड़ी जाति के लोग, आदिवासी जनजातीय क्षेत्र के लोग, गरीबों के लिए होती है और ये गाँव में ही होते हैं। और अधिकतर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, कौन सा डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। इस कारण से वो पिछड़ जाते हैं और योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। तो मेरी संस्था जो पहल है वो सरकार और जनता के बीच में एक सेतु के रूप में काम करती है। हम एक ब्रिज हैं, हम जोड़ते हैं सरकार को पब्लिक के साथ डायरेक्ट और पब्लिक को सरकार के साथ डायरेक्ट। सरकार की तरफ से जितनी योजनाएं निकाली जाती हैं जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं होता है तो उसके बारे में हम उसकी जानकारी देते हैं, उसका लाभ दिलवाने का काम करते हैं। ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा ना होने के कारण अपनी पढ़ाई से वंचित है या शिक्षा नहीं ले पा रहे अच्छी, तो ऐसे बच्चों को हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड्स करते हैं हर पंचायत पे ग्रामशाला के माध्यम से। और कुछ बच्चे, लगभग 3,500 बच्चे मैंने अडॉप्ट किए हुए हैं जिनकी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाता हूँ। स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल के अलग अलग क्लासेस के बच्चे हैं। क्या बात है। लगभग 3,687 बच्चे मेरे पास रजिस्टर्ड हैं जिनका हम खर्चा उठाते हैं। हमारा एक पहल टैलेंट स्कॉलरशिप करके एक एग्ज़ाम होता है जहाँ से हम बच्चे सेलेक्ट करते हैं। ओके। इसके अलावा मेरे पास करंट में 171 एसएसजी ग्रुप है, 171, जहाँ पे हर ग्रुप में कम से कम 7 से 10 महिलाएं हैं जो अपने घर, अपनी पंचायत पर रह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्व सहायता समूह के माध्यम से रोजगार प्राप्त करती हैं। अब ये पूरा एक मॉडल है जिसके थ्रू हम अपना पूरा प्रोग्राम चला रहे हैं। पहले एक ग्रामीण डेवलपमेंट मॉडल हमने बनाया है। ओके जी। तो पहल बाकी एनजीओ से कैसा अलग है, क्योंकि आपको भी पता है सर भारत में हज़ारों लाखों एनजीओज़ हैं, तो ऐसा क्या है जो आप कर रहे हैं और वो दूसरे एनजीओज़ नहीं कर रहे हैं? सर कोई भी एनजीओ हो या कोई भी संस्था हो, हर संस्था का एक अपना काम करने का तरीका होता, अपना एक विज़न होता है। हमारा विज़न है प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, सभी प्रकार की चीज़ों से आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो पैसा कमाना सीख गया तो वो आत्मनिर्भर हो गया। इस आत्मनिर्भर उसकी सोचने की खुद की क्षमता बने, शिक्षा में वो आगे बढ़े, अपने परिवार का विकास कर सके। हम इस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने 3 सेक्टर्स को चुना जिससे सुधार करने से प्रत्येक परिवार की स्थिति सुधर सकती है। एक सबसे अच्छा है स्वास्थ्य चिकित्सा की चिंता उस परिवार से खत्म कर दो। आप किसी को मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी मिलेगी तो एक फ्री हो गया निश्चिंत कि मेरे परिवार में कोई आपदा आएगी तो इसको बचाने के लिए पहल है। ठीक है। इसके बाद शिक्षा, जो हर व्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बिना शिक्षा के कोई काम का नहीं है जीवन, तो हम शिक्षा पे काम करते हैं। आखिरी जो है वो हमारा है महिला सशक्तिकरण भी बोल सकते हैं, महिलाओं को जागरूक करना भी बोल सकते हैं। कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पे आज भी महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं, वो अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानती हैं, क्या वो कर सकती हैं जीवन में इसकी उनकी समझ नहीं है और उनको उनकी बात रखने का अधिकार नहीं है। तो हम इन क्षेत्रों से काम करके ग्रामीण विकास पे चारों काम। ओके। आपने ग्रामीण विकास की बात की, आपने पंचायत मॉडल की बात की, तो उस पंचायत मॉडल में ऐसा क्या है जिससे कि आपको लगता है कि पंचायत मॉडल अपनाने से ही ग्रामीणों का विकास होगा या ग्रामीण का विकास होगा? तो सर जैसा कि आपने पंचायत मॉडल के बारे में बोला, तो भारत की जो सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण इकाई जो है वो पंचायत ही है और हम हर पंचायत पे एक स्थायी नेतृत्व विकास करते हैं। मतलब हम एक ऐसा व्यक्ति चुनते हैं जो उसी पंचायत का रहने वाला हो और उसी पंचायत के विकास में उसी पंचायत के लोगों को मदद कर सके और उसे एक अच्छी इनकम मिल पाए। क्योंकि आज के समय में क्या होता है कि जो गांव के बच्चे होते हैं वो शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं, तो हम उस पलायन को भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चों को, जो युवाओं को, उनकी पंचायत पे रोजगार मिल जाए, वो अपने क्षेत्र की महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ सके और जो ज़रूरत की सुविधाएं हैं जो पंचायत के लोगों तक नहीं पहुंच रही वो हमारे पहल मॉडल के थ्रू लोगों तक पहुँचें। हम इसके थ्रू, मतलब इस कार्य से पंचायत मॉडल को चला रहे हैं। हम एक स्थायी नेतृत्व ढूंढते हैं हर पंचायत में। तो थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए ना कि जैसे मान लीजिए मैं एक गांव का बच्चा हूँ, 12वीं क्लास में हूँ, मुझे आपके मॉडल से जुड़ना है, मुझे कुछ पैसा कमाना है। सर हमारे यहाँ पे इसमें हम 6 अलग अलग प्रोग्राम्स को रन करते हैं पंचायत लेवल पे। हमने कुछ, जब इस शुरुआत करी थी तो कुछ प्रॉब्लम्स को देखा था, जैसे कि अधिकतर गरीब के पास और ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है वो हमेशा स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के लिए भटकता ही रहता है।
सही सुविधाएं नहीं मिल पाती, किस डॉक्टर के पास विजिट करना है, कहाँ पे क्या सुविधा मिलेगी, सरकार से क्या सहायता मिल सकती है। दूसरा, शिक्षा में पिछड़े। कई माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो खुद एजुकेटेड नहीं थे। आज वो मजदूरी कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि जो गलती हमने करी तुम मत करो, ताकि तुम एक अच्छे परिवार को आगे बढ़ा सको। लेकिन जो माता पिता एजुकेट नहीं है, उस बच्चों को भले ही वो किसी बड़े स्कूल में पढ़ा दे, सीबीएसई में, लेकिन स्कूल से जो होमवर्क मिलता है वो घर आके कैसे करेगा? उसको वो परिवेश, वो एटमॉस्फेयर मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। तो हम पहल की ग्रामशाला कार्यक्रम से इसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। महिलाएं जो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती, उनको कोई आवश्यकता हो, कोई पैसा चाहिए, तो अपने पति पर डिपेंडेंट है, हम एसएसजी के माध्यम से उनको पंचायत पर रोजगार देते हैं। तो स्थायी उसी पंचायत के लोगों को, उसी पंचायत से एक व्यक्ति चुन के हम रोजगार प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ सर एक पंचायत पे 3 प्रोफाइल होती हैं। एक होती हमारा ई मित्र, जिसका काम होता है डोर टू डोर जाके हमारे जो पहल के कार्यक्रम है उनको समझाना, लोगों को उसके बारे में बताना, और जो व्यक्ति जिस कार्यक्रम के साथ हमारे साथ जुड़ सकता है या हमसे कोई लाभ ले सकता है तो उसको रजिस्टर्ड करना, और उसको प्रति माह इस काम के लिए हम 7,000 रुपये वेतन देते हैं। इसी के साथ हर पंचायत पे जो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको मैं चला रहा हूँ, वो है ग्रामशाला, पहल ग्रामशाला। कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थी अपनी ही पंचायत पे, हम प्रयास करते हैं कि उसी पंचायत पे सामुदायिक भवन या प्राथमिक भवन, जो भी हमें पंचायत भवन वहाँ के सरपंच या सचिव जी के माध्यम से मिल जाए, और बच्चे वहाँ आके डेली 2 से 3 घंटे फ्री कोचिंग ले सकते हैं। मतलब बच्चों को कोचिंग के लिए कोई पैसा नहीं देना है, और उन्हें पढ़ाएगा कौन? उसी पंचायत पे रहने वाले 2 ऐसे शिक्षित युवा जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है या बीएड डीएड किया हो या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो उन युवाओं को उन्हीं की पंचायत पे पार्ट टाइम 3 घंटे बच्चों को पढ़ाने का 4,000 का रोजगार मिल जाता है, और बच्चों को एक मार्गदर्शन मिल जाता है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि हम बच्चों को शुरू से एक चीज़ के साथ जोड़ पाते हैं, फिर आगे चल के उनको करियर गाइडेंस देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों का स्किल सेट ना होना। लोग, मेरे पास सर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, MSW किया, MBA किया है, बट परिचय नहीं दे पाते हैं। उनको कैसे नौकरी दे सकते हैं? स्किल्स के नाम पे सर मेरे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर में बच्चे आते हैं, एक कहता है कि सर हमको डेटा एंट्री की जॉब करनी है। मैंने ठीक है, मैं रख लूँगा आपको कंप्यूटर टाइपिंग आती है? सर आती है। तो क्या आप हिंदी टाइप कर लेते हैं? नहीं सर, हिंदी टाइपिंग नहीं, इंग्लिश टाइपिंग आती है। फिर मैंने पूछा आपको इंग्लिश आती है? सर इंग्लिश नहीं आती है। तो अब उसको इंग्लिश टाइपिंग आती है लेकिन इंग्लिश नहीं आती है, और हिंदी उसको आती है लेकिन हिंदी टाइपिंग नहीं आती है। तो ऐसे व्यक्ति को कौन काम पे रख पाएगा? तो हम उस पे काम करेंगे, हम बता पाएँ कि स्किल्स कितनी ज़रूरी शिक्षा के साथ साथ। तो ई मित्र के बारे में बताया सर आपने, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी बच्चे को 7,000 रुपये उसके घर में ही मिल जाएं तो इससे अच्छी क्या बात है, वो शहरों की तरफ भागेगा नहीं। तो क्या कोई भी व्यक्ति आपके उसमें ई मित्र से जुड़ सकता है जिसको 7,000 मिलते हैं? कोई भी व्यक्ति जो 12वीं पास है, हिंदी इंग्लिश पढ़ लिख सकता है, उसके पास स्वयं का स्मार्टफोन है, और हमारे 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्सेस करना कंपलसरी है। 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर, ये कंपलसरी के प्रोफाइल उसकी होनी चाहिए खुद की, और वो पहल को इन चारों जगह पे फॉलो भी करता हूँ। ये कंपलसरी है, और उसको हिंदी इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। और हिंदी इंग्लिश पढ़ना आता है तो मेल करना हम सिखाई देते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करना आज के समय में सभी को आता है। तो कोई भी व्यक्ति जो 12वीं पास है, हिंदी इंग्लिश पढ़ सकता है, वो कर सकता है, और उसी की पंचायत पे 7,000 का रोजगार। एक गांव से कितने ही व्यक्ति हो सकते हैं? ऐसा नहीं, एक गांव पे हम एक ई मित्र ही बनाते हैं। एक गांव पे आप एक ही ई मित्र ही बनाते हैं। ओके जी। और उस ई मित्र का काम क्या होता है? उस ई मित्र का काम होता है सर, हमारी 6 अलग अलग योजनाएं हैं। परिवार सुरक्षा योजना है, उनको प्रमोट करना। महिला स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, लक्ष्य प्राप्ति है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, टेली मेडिसिन है, टेलीपैथोलॉजी, ऐसे 6 अलग अलग हमारे प्रोग्राम हैं। तो इन 6 योजनाओं को वो डोर टू डोर जाके विजिट करके लोगों को बताता है। फिर जो व्यक्ति जिस योजना के अंतर्गत कोई लाभ लेना चाहता है तो वो ई मित्र के माध्यम से ले सकता है। ग्रामशाला की बात की थी सर आपने बीच में भी, तो ग्रामशाला के बारे में बताइए, ग्रामशाला क्या है? सर ग्रामशाला का मैंने बताया कि हमारा एजेंडा ही ये था कि बच्चे को शिक्षा मिले। आधे से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई इसलिए छोड़ देते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि पढ़ना कैसे है। पढ़ाई का भी एक तरीका होता है पढ़ने का। कुछ बच्चे वीक होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई करने के लिए नहीं बने होते हैं, स्पेशल्स होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, आर्ट में अच्छा कर सकते हैं। कुछ बच्चियाँ होती हैं जो सिलाई कढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं,
बट क्या उसमें करियर नहीं है? हमारे देश में डांस, सिंगिंग, आर्ट्स, हर चीज़ में पीएचडी होती है, बट उस बच्चे को बताएगा कौन? उसको यही पता है कि बीएससी कर लूँगा, बीकॉम कर लूँगा, तो बीबीए कर लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ होगा तो थोड़ा बहुत सर्च करके और कुछ देख लेगा। बट उस सेक्टर में भी करियर होता है। मैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा, जैसे कि अब कोई व्यक्ति एक कुम्हार है, मिट्टी का घड़ा बनाता है, पोर्ट क्राफ्ट डिज़ाइनिंग एक कोर्स होता है। पॉट डिज़ाइनिंग आप हमारे यहाँ देखते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, उसको भी तो डिज़ाइन करते हैं, कंपनी से डिज़ाइन होकर आता है। तो उस पर जो लोग काम कर रहे हैं वो किसी चीज़ में एजुकेट होके ही आए हैं, तो उसी सेक्टर में वो अपने बच्चे को आगे भेज सकता है, उसको सही जानकारी मिले तो, और उसके करियर को ग्रूम कर सकता है। आपने एक बहुत फेमस ब्रांड सुना होगा, मोची। बिल्कुल। वो उस व्यक्ति की कहानी सर बहुत इंस्पायरिंग है। वो जिस कम्युनिटी से आता था उसने उसी को करियर चुना और उसी को आगे लेके गया। मैं उसी की सोच के तरीके से एक बात करूं कि अगर कोई बच्चा है, उसके पिताजी को फार्मिंग में मदद करना चाहता है, तो वो एग्रीकल्चर से एजुकेशन करे ना अपनी, उसको फ़ायदा मिलेगा, अपने परिवार की मदद कर पाएगा वो। तो हम उस तरफ प्रयास कर रहे हैं। ग्रामशाला हमारा वो प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से हम हर बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं। एक हर व्यक्ति कम से कम 10वीं तक पढ़ाई करे, ये मेरा विज़न है। भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो जन्म ले इस धरती पे, वो 10वीं तक पढ़ना चाहिए, और हालात और पैसों के चक्कर में उसकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पहल 100 संगठन देगा। ओके, काफ़ी अच्छी सोच है सर आपकी। और आपके इसमें सर ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हुआ या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सर हुए? क्या होता है, एक पूरी बॉडी होती है किसी भी संस्था की। तो जैसे कि हर पंचायत पे एक ई मित्र काम करता है, 2 ग्रामशाला टीचर काम करते हैं। तो ये 2-3 लोगों की टीम है हर पंचायत पे। अब एक जिले पे देखा जाए तो कभी कभी 200-300 पंचायतें हो जाती हैं। अब सभी लोगों की एक साथ मॉनिटरिंग करना पॉसिबल नहीं होता। तो हमने इनके ऊपर लीडर्स बनाए हुए होते हैं। तो हम हर 25 पंचायत के ऊपर एक ब्लॉक प्रभारी बनाते हैं। उसके अंतर्गत सिर्फ 25 पंचायतों की देखरेख होती है। हर पंचायत पे ई मित्र अपनी काम करने जा रहा हो, समय से लोगों को तक हम जो जानकारी पहुंचाना चाहते हैं वो सही पहुंच रही हो। ग्रामशाला का जो हमारा विज़न है वो पब्लिक तक जा रहा हो और हमारी ग्रामशाला समय से लग रही हो। बच्चे जो वहाँ पढ़ने आ रहे हैं उनमें कोई सुधार आ रहा नहीं आ रहा, सिर्फ खाना पूर्ति तो नहीं हो रही है। फ़ोटो वीडियोज़ वाला काम नहीं चाहता हूँ, मुझे चाहिए इम्पैक्ट। वो तो इसके लिए हमने हर 25 के ऊपर कोऑर्डिनेटर रखा है। अगर 100 के ऊपर रख देते तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो हमारे यहाँ ब्लॉक लेवल की प्रोफाइल होती है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की। और हर ज़िले पे क्या होता है कि इन सब कामों को जब हम करते हैं तो हमें स्वास्थ्य विभाग से भी परमिशन चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी परमिशन चाहिए, उद्योग से भी चाहिए कि एसएसजी चलाते हैं हम, तो उसकी परमिशंस के लिए अब मैं राहुल बनर्जी हर जगह तो जा नहीं सकता। तो जिला प्रभारी होता है, जिस तरीके से जिले का प्रभार कलेक्टर के पास है, हमारी संस्था में भी जिला प्रभारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होता है, तो वो पूरा मैनेज करते हैं। क्या आपने किसी ऐसे युवा को देखा है या ऐसे किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को देखा है जिसकी आपकी पहल की वजह से उस व्यक्ति की पूरी जर्नी चेंज हो गई, उसकी ज़िंदगी बदल गई हो? सर अभी ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं कर पाए हम लोगों के जीवन में, बट कुछ बच्चे ऐसे रहे हैं। हमारे पास एक केस आया था रतलाम से, एक बच्चा था, मैं एक बच्चे के उदाहरण दूंगा, वैसे हैं काफ़ी स्टोरीज़। एक बच्चा था, उसके माता पिता नहीं थे और उसके दादाजी थे, दादाजी के पास रहता था वो। दादाजी ही सिर्फ बसते, और दादाजी की एज अप्रॉक्सीमेट होगी 81-82। बच्चा था सिर्फ 7 साल का। ओह। तो मेरी टीम के लोग उस पंचायत पे गए थे किसी अवेयरनेस कैंपेन के लिए। वहाँ पे हमारी काम नहीं चलता, रतलाम में मेरी टीम है नहीं, मतलब नॉर्मली हम छोटे मोटे कार्यक्रम करते हैं। तो वो गए थे वहाँ पे, ऊपर ने पता चला ऐसा, तो फिर उस बच्चे की जिम्मेदारी हमने उठाई। उसको हम हर महीने राशन पहुँचाते हैं, क्योंकि उसके दादाजी तो कमा नहीं सकते, 82 की एज में क्या काम मिलेगा उन्हें। फिर उनके घर में छत नहीं थी, तो हमने पॉलीथीन वगैरह से उनको सेपरेटेड करवाया। बच्चा आज स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, उसकी जो सारे खर्चे हमारी संस्था उठाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो पहल अभी कहाँ कहाँ पर उपस्थित है? मतलब पहल जैसे मध्य प्रदेश में ही है, या अगर आप पहल को पूरे देश में रेप्लिकेट करना चाहें? सर अभी पहल की जो पहल थी 26 अक्टूबर 2022 को शुरुआत जब इसकी करी थी, तो नर्मदापुरम जिले से करी थी मैंने, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। लेकिन आज ये पहल 7 राज्यों तक पहुँच चुकी है। क्या बात है। इसमें मध्य प्रदेश हमारा सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पे हम लगभग 29 जिलों में काम करते हैं। 7 राज्यों में मैं बताऊं तो मध्य प्रदेश है, हम बिहार में काम करते हैं, राजस्थान में काम करते हैं, हम उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, हम छत्तीसगढ़ में काम करते हैं, हम झारखंड में काम करते हैं, हम पश्चिम बंगाल में काम करते हैं।
मतलब राष्ट्रीय स्तर पर ही काम कर रहे हैं? सर मेरा जो सपना है वो है कि भारत की प्रत्येक पंचायत पे मेरा एक काम करे व्यक्ति, एक ई मित्र रहे। ये मेरा नेटवर्क है, मैं इससे बनाना चाहता हूँ, इसको जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जो सुविधाएं मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ वो हर व्यक्ति की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी में बदलाव भी आप लेके ही आ रहे हैं। सर बदलाव तो तब देखो, मैं बदलाव लाने वाला कोई नहीं हूँ, प्रयास आपको ही करना पड़ता है, मैं सिर्फ मार्गदर्शन करता हूँ। मार्गदर्शन दे सकते हैं, मेरा सिर्फ काम रास्ता दिखाना है, आप सिर्फ उसको दरवाजे तक ले जा सकते हैं। मैं ये बता दूँ कि आप इस रूट चलो, इस पर कुछ समस्या आएगी तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। लेकिन आप रास्ते पे चलना भी नहीं चाहते हो और आप सोच रहे हो कि उसका आपको फल मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। मेरे पास सर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हर महीने रजिस्टर्ड होते हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मेरे साथ हर महीने हर हफ्ते निकालता हूँ मैं। सिर्फ एक ही कारण है, काम ना करना, काम चोरी करना। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आज के युवाओं के अंदर एक सोच है कि संस्था को पहले वो देखते हैं एक महीने कि हमें को पैसा देंगे कि नहीं देंगे, फिर हम काम करेंगे। तो जब आप मुझे कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हो तो मैं आपको पैसा कैसे दे पाऊंगा? सही है, वो पॉसिबल नहीं है। सही। दूसरा, आधे से ज़्यादा युवा सिर्फ सैलरी देख के जॉब अप्लाई करते हैं। सैलरी देख के जॉब अप्लाई करने से आपको सैलरी नहीं मिलेगी, स्किल्स चाहिए। स्किल्स चाहिए। जैसा कि मैं आपके सामने इतनी बातें खुल के बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे विजन को फील्ड पे जाना है तो आपको बोलना आना चाहिए। और आपको बोलना नहीं आता तो आप ये जॉब नहीं कर सकते। सही है। तो आप सिर्फ जॉब देख के जॉब करने मत आओ, आप अपने आपकी स्किल्स को देख के भी आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आधे से ज़्यादा सर यही प्रॉब्लम फेस होती है। दूसरा, मैंने भी सर, मेरे साथ एक चीज़ ये भी है कि मैंने खुद ने फील्ड की है, तो जो मेरे सामने प्रॉब्लम्स आती ना, मेरे को पता है कितना झूठ बोलता है कितना सच बोलता है, मुझे एक्चुअल चीज़ पता रहती है। सर सिंपल सा है मेरा, आप तो मुझे डेली की रिपोर्ट दो और आप मुझे डेली की रिपोर्ट दोगे और डेली की रिपोर्ट मेरे को मिल रही है। एक महीने में 30 दिन होते हैं, 4 संडे मैं आपसे पूछता ही नहीं आप क्या करो, और एक छुट्टी और लो आप मुझसे महीने की। आप मेरे लिए 25 दिन काम करो, 25 दिन की 25 शीट मेरे टेबल पे चाहिए और आपको 5 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करनी है और आपको 7, 8, 9, 10 ये 4 डेट में से एक डेट पे सैलरी डल जाएगी। अगर मेरे पास 25 पेज की वो रिपोर्ट है तो। नहीं है तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। सही है। नहीं, अगर किसी को रखा है आपने जो काम करने के लिए, वो काम तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं सर, क्या होता है कि एक बहुत अजीब सी बात है कि हम पहले जहाँ संस्था में काम करते थे वहाँ टारगेट नहीं था, वहाँ पे तो पहले 2 महीने उन्होंने हमें रखा। ये एक सोच बिगाड़ दी जाती है। एक सामाजिक काम है सर, सुधार के लिए हम कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसी को पाल नहीं सकते। सबसे बड़ी चीज़ सामाजिक, हम सुधार की बात कर रहे हैं और आप उस बदलाव के लिए जा रहे हो उन क्षेत्रों में जहाँ वो बदलाव की ज़रूरत है। और बदलाव करना मतलब लोगों की सोच से लड़ना, और सोच से सब लड़ पाओगे जब आप उस चीज़ पे मेहनत करोगे। ये जो विज़न है उसको, विज़न को जीना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, तब आप किसी दूसरे को समझा पाओगे। मेरे बच्चे PDF पढ़ते हैं, सोचते हैं उसको जाके समझाने से लोगों चेंज आ जाएगा, तो नहीं आएगा। इंसान को उसकी ज़रूरत बताओगे तब वो आपसे जुड़ेगा। बिना ज़रूरत के कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ना चाहता। तो सर अभी पहल में कौन कौन से प्रोग्राम्स चलते हैं? आप एक बार थोड़ा सा मुझे नाम बताइए और उनके बीच में थोड़ा सा ब्रीफली बताइए कि हमारे यहाँ इतने इतने प्रोग्राम। सर हम लोगों ने, जैसे कि हमने बताया था कि हम स्वास्थ्य चिकित्सा पे काम करते हैं, हम शिक्षा पे काम करते हैं, महिला सशक्तिकरण पे काम करते हैं। तो हमने आपको वर्किंग बॉडी बताई कि हर पंचायत पे एक ई मित्र होता है, 2 टीचर्स होते हैं, तो इनको काम क्या करना रहता है। तो हमने 6 प्रोग्राम खुद डिज़ाइन किए जो हमारे पहल की योजना है जिनको हम बोलते हैं। तो पहल स्वास्थ्य संगठन की 6 अलग अलग योजना है, जिसमें सबसे पहली है परिवार स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इस योजना के अंतर्गत हम सभी प्रकार की केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधित योजनाएं हैं जो लोगों के लिए होती हैं, उसका लाभ देने का काम करते हैं। हमारा जो ई मित्र है वो आपके घर आएगा, आप किसी योजना में आप एलिजिबल हो तो आप घर बैठे उस योजना में आवेदन कर सकते हो। ओके। घर बैठे आपको सुविधा दे रहे हैं। आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, आधार कार्ड में कोई करेक्शन है, पैन कार्ड बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना, आप हमारे ई मित्र को बुलाइए, वो घर पर आएगा और आपको उस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करेगा। आप घर बैठे आप उसमें आवेदन कर सकते हो। इसके बदले में हम एक छोटा सा सुविधा शुल्क लेते हैं। ओके। सहायता राशि जिसको हम बोलते हैं 50 रुपये। ये सर 50 रुपये इसलिए लिए जाते हैं कि 90% जो व्यक्ति है ना, इस कारण से योजनाओं से नहीं जुड़ पाता है कि उसको जानकारी नहीं है कि आवेदन कैसे करना है। अब मैं मान लूँ कि मैं एक मज़दूर हूँ, मैं किसी खेत में मजदूरी करता हूँ, मेरे परिवार में मेरी माता जी बीमार है, उनको आयुष्मान के माध्यम से मुझे ट्रीटमेंट दिलवाना है, तो मुझे ये नहीं पता किस अस्पताल में लेके जाऊँ मैं पहले भटकूँगा, परेशान होऊंगा, फिर मुझे जानकारी मिलेगी। चलो ये तो एक अलग चीज़ हो गई। दूसरा, मेरे परिवार में एक छोटा बच्चा है, उसको कोई गंभीर बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट करवाना है, उसके लिए कौन सी सरकारी योजना है?
इसकी जानकारी मुझे कहाँ मिलेगी? पंचायत पे सचिव देगा, नहीं दे पाता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, लिमिटेड चीज़ें पता होती हैं उनको भी। तो हमारे इस 50 रुपये के शुल्क के बदले में आपको घर बैठे सुविधा मिलती है। नॉर्मली अगर आप चाहें तो योजना के बारे में जानकारी मेरा ई मित्र फ्री में दे देता है। आपको आवेदन करने के लिए, देखो हर पंचायत पे आवेदन करने की सुविधा नहीं है, आपको जिले में या शहरी क्षेत्र में आना पड़ता है। तो अगर आप मजदूर हो तो आपको अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, ठीक है। आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो लगेगा, समय भी लगेगा, और हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सफल भी ना हो पाओ। दूसरा, दस्तावेजों में कमी, ये तो कोई बता ही नहीं सकता। सही है। तो हमारा ई मित्र आपको ये सारी फैसिलिटी घर पे दे रहा है, इसके बदले में 50 रुपये लेते हैं। ओके। तो ये हमारा एक पहला परिवार स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम है। इसके बाद हमारा एक महिला स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड है, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सैनिटरी पैड यूज़ करना, अपनी हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखना सिखाते हैं। इसका सर विज़न ये था कि आज भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ महिलाएं सैनिटरी पैड यूज़ नहीं करती हैं। महामारी के वक्त पीरियड्स ऑफ टाइम पे सैनिटरी पैड यूज़ नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत महंगा है, और उनको ये लगता है कि इसको यूज़ करने से दूसरी चीज़ें, मतलब भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, ये गंदा होता है, इसको नहीं करना चाहिए, इससे ये पाप लगेगा वो। तो ये सारी चीज़ें सर, ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र देखे हैं मैंने फील्ड पे काम करते हुए, जहाँ पे महिलाएं, कपड़ा तो एक कॉमन वर्ड है, रुई कॉमन है, लेकिन महिलाएं दूध के पैकेट, राख, गिलकी जो होती है उसको सुखा के उसका बूच बना के इनका उपयोग करती हैं। तो इससे इन्फेक्शंस होता है उनको। आज वो 50 रुपये 100 रुपये बचा रही सैनिटरी पैड्स के, आगे चल के गंभीर बीमारी हो जाती है, उसका इलाज के लिए भी पैसा नहीं होता है। तो उसकी जागरूकता के लिए हमने महिला स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत हम एक महिला स्वास्थ्य कार्ड बनाते हैं। इसकी कॉस्ट है 170 रुपये, और ये कार्ड होता है 6 महीने के लिए वैलिड। ओके। इसमें हम 4 सुविधाएं देते हैं। सबसे पहली सुविधा है, महिलाओं को 6 महीने का सैनिटरी पैड देते हैं हम। 42 सैनिटरी पैड का एक पैकेट होता है जो हमारी संस्था खुद बनाती है। इसमें 21 एल साइज़ के, 21 एक्सएल साइज़ के सैनिटरी पैड्स होते हैं। सेकेंड फैसिलिटी, जो भी महिला के पास ये कार्ड होता है, उस महिला को हर 2 महीने में एक प्रॉपर चेकअप मिलता है डॉक्टर से। नॉर्मली किसी प्राइवेट डॉक्टर को जब आप दिखाते हो तो उसकी कंसल्टेंसी फीस 200 से 300 रुपये होती है, लेकिन हम उस महिला के पास हमारा कार्ड है तो उसकी कंसल्टेंसी चार्ज माफ़ हो जाता है। अच्छा। 3 टाइम, 6 महीने में 3 बार वो उसका उपयोग कर सकती है। जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स की लिस्ट होती है वो हमारे मित्र के पास होती है। महिला उनके पास जाके पता कर सकती है कि भैया कौन कौन से हॉस्पिटल में कार्ड चलेगा, और वहाँ जाके वहाँ गायनोकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से वो मिल सकती है। पास के शहर में जाके? बिल्कुल, जैसे भोपाल का है तो भोपाल के रजिस्टर्ड डॉक्टर्स ही हम बताएंगे। अरे वाह। ठीक, तो ये 2 फैसिलिटी। तीसरी फैसिलिटी, क्या प्रॉपर चेकअप हो रहा है, रूटीन चेकअप्स हो रहा है। तो हम सर्जरी डिलीवरी को प्रमोट नहीं करना चाहते, हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं को फ्यूचर में फेस करनी पड़ती है। क्योंकि इंजेक्शन दिया जाता है, उनकी रीड गेटिंग वो लाइफ टाइम पेन करता है। सर्जरी एंड डिलीवरी से कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम प्रमोट करते हैं कि आपका रूटीन चेकअप हो रहा है, हेल्थ की पूरी प्रॉपर आपको रिपोर्ट्स मिल रही हैं, तो फिर खून की कमी भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएंगे हम। तो अगर कोई लेडी हमारे इसको फॉलो करती है विज़न को, उसकी नॉर्मल डिलीवरी से उसके बच्चे का जन्म होता है सरकारी अस्पताल में, तो 1000 रुपये हमारा पहल स्वास्थ्य संगठन उस महिला को देता है, अगर उसके पास हमारा ये कार्ड है और उसकी नॉर्मल डिलीवरी से सरकारी अस्पताल, जो 170 रुपये वाला कार्ड है। हाँ, तो 1000 रुपये मिलेगा उस महिला को। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गर्भवती योजना के अंतर्गत जो भी सुविधाएं वो भी दिलवाएंगे। तो ये 3 फैसिलिटी। 4th फैसिलिटी एक ये देती है, किसी महिला के पास हमारा कार्ड है, एक्सपायर नहीं हुआ, एक्टिव है, 6 महीने वैलिडिटी है, उस ड्यूरेशन में उसको कोई भी सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी में इन्फेक्शन या बच्चेदानी की समस्या हुई, गुप्तांग संबंधित कोई बीमारी हुई, तो उसके इलाज के लिए हम उस महिला को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता का 5000 रुपये हेल्प करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। 170 रुपये में हम 4 बेनिफिट देते हैं। तो एक तरीके से सेफ्टी है, एक इंश्योरेंस बोल सकते हो आप। तो ये हमारे 3 बेसिक प्रोग्राम और 2 बेसिक प्रोग्राम्स थे। तीसरा हमारा है पहल लक्ष्य प्राप्ति योजना। लक्ष्य प्राप्ति मतलब टारगेट्स टू अचीव। इसमें यह है कि हम पहल पाठशाला, जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो चलाते हैं। हर पंचायत पे एक पाठशाला, ग्रामशाला, जहाँ बच्चे फ्री कोचिंग्स ले सकें। इसके अतिरिक्त हमारा पहल प्रतिभा छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलता है। इसके अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थी और आफ्टर 12th पास होने का जो बच्चे कॉलेज जाते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें हम एक 100 नंबर का पेपर लेते हैं 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का, जिसमें 25 नंबर का गणित, 25 नंबर का विज्ञान, 25 नंबर का सामान्य ज्ञान, 25 नंबर की इंग्लिश आती है। और 11th 12th सब्जेक्ट बेस हो जाते हैं। तो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं सबके लिए मैथ्स और जीके, सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है जीके और इंग्लिश। और मैथ्स वाला स्टूडेंट है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, एक मैथ्स और एक फिजिक्स। बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री।
आर्ट्स का स्टूडेंट्स हो तो हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, और कॉमर्स का हो तो अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। ये इस बेसिस से पेपर बनाया जाता है 100 नंबर का। सारे क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। हमारे एग्जाम में अगर कोई बच्चा 91 से 100 के बीच स्कोर करता है, उसकी साल भर की स्कूल की फीस, उसकी ड्रेस, किताबें और एक लैपटॉप हमारी संस्था देती है। मतलब वो कोचिंग आप गांव में ही पढ़ाते हैं? यस। और ये एग्ज़ाम सभी के लिए, शहर में पढ़ने वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा। अगर कोई बच्चा हमारे एग्ज़ाम में 91 से 100 के जो स्कोर करता है, तो उसकी साल भर की स्कूल की फीस, ड्रेस, किताबें और एक लैपटॉप हमारी संस्था देती है। बच्चा अगर 81 से 90 के बीच में स्कोर करता है, तो साल भर की उसकी जो स्कूल की फीस है वो, ड्रेस, किताबें और एक वाईफाई टैबलेट हम देते हैं। 71 से 80 के बीच स्कोर करता है, तो उसकी साल भर की जो किताबें हैं वो और एक वाईफाई टैबलेट हम देते हैं। 61 से 70 की जो स्कोर करता है तो साल भर जो किताबें लगती है वो हम देते हैं। 51 से 60 की जो स्कोर करता है तो एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता है। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सभी बच्चों को देते हैं हम, लेकिन 50 के ऊपर स्कोर करने वाले बच्चों को कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि 2 घंटे का डेली यूट्यूब पे हमारा चैनल है, वहाँ पे फ्री ऑनलाइन क्लासेस सेशंस, देन ग्रामशाला पे फ्री कोचिंग। तो ये हमारा पहल टैलेंट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, पहल प्रतिभा छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। अब इसको हमने शुरू तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट किया था, बट हमने देखा कि लोगों को फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही। हमने कई बालाघाट में जब प्रोग्राम किया, हमने बच्चों को बोला कि आज एग्ज़ाम होगा तो हमें ये सुविधाएं मिलेंगी, तो हमें उनको घर बुलाने जाना पड़ा कि आप एग्ज़ाम देने आओ। सुविधाएं हम देना चाह रहे हैं फ्री में, लेकिन वो लेना नहीं चाह रहे। फिर कुछ माता पिता हो गए, हमने बातें सुनी, जा दे आ, कछु मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो हमारी टीम का मोरल टूटा। हमने बोला हम इतना मेहनत करना चाहते हैं इनके लिए, इनको बदलाव ही नहीं चाहिए। फिर हमें सुझाव मिला कि आप इसे मिनिमम फीस तो रखो। बहुत सारी संस्थाएं एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, स्कॉलरशिप वो पैसे से ही चलता है, वो नाम नहीं ले सकता मैं तो, लेकिन चलाती हैं वो। बिल्कुल। तो हमने इसमें मिनिमम फीस रखी है और 2 क्राइटेरिया में बांटा है इसको। BPL कैटेगरी स्टूडेंट, गरीबी रेखा परिवार से आने वाले बच्चा, वो 100 रुपये में एग्ज़ाम दे सकता है, और नॉन BPL 200 रुपये में। दैन इसके अतिरिक्त हमारा 12th के बाद जो बच्चे कॉलेज पढ़ना चाहते हैं, अच्छे किसी कोर्स को करना चाहते हैं, उनको भी स्कॉलरशिप देते हैं। सेम पैटर्न है, 100 नंबर का एक पेपर होता है। उसमें 2 सब्जेक्ट कॉमन है हमारे जो हम देते हैं, वो है इंग्लिश और जनरल नॉलेज। 50 नंबर वो, और 50 नंबर जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप सिलेक्ट करोगे 2 सब्जेक्ट कौन से आप रखना चाहते हो। उन 2 सब्जेक्ट आपके और मेरे 2 सब्जेक्ट जोड़ के 100 नंबर का एक पेपर बनाएंगे। उसमें मिनिमम कट ऑफ 70 नंबर का है। 70 नंबर आप कट ऑफ से आप ऊपर ले आते हो। फिर हमारा एक पैनल है पूरा 7 मेंबर का, जिसमें मेरी टीम के 3 लोग रहते हैं और 4 मेंबर ऐसे होते हैं जो रिटायर्ड IAS IPS हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है, ऐसे जो भी उस टाइम हमें फ्री मिलता है उनको हम बुलाते हैं, उनके सामने आपको बैठाते हैं। फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपको ये कोर्स क्यों करना है, हम आपकी विज़न को जानना चाहते हैं। ये कई बच्चे बोलते हैं कि हमें इंजीनियरिंग करनी है। भाई क्यों करनी है? यार मुझे IAS की तैयारी करनी है, तो भाई BA से करना, इंजीनियरिंग में क्यों समय बर्बाद कर रहा है? सही है। गाइडेंस, तो वो पैनल इसीलिए काम आता है। तो उसका समय बच गया है। हाँ, बच्चे का, अगर बच्चे को सही गाइडेंस मिल गया तो उसको कितना समय बच गया, कितना पैसा बच गया। ये हमारा एजुकेशन पहल, एजुकेशन प्रोग्राम में हम यही करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति में, हमारे 2 प्रोग्राम और, एक नन्हे कलाकार और एक खेल विदा। नन्हे कलाकार मतलब जो बच्चे क्राफ्ट आर्ट से प्यार करते हैं उनके लिए हमने बहुत सारे नन्हे कलाकार बनाए हैं। हम हमारा प्रोग्राम चलाते हैं, अभी नवरात्रि दीपावली के टाइम बहुत अच्छे से चलता है। हम स्कूल्स में और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो आर्ट क्राफ्ट, डिज़ाइनिंग, सिंगिंग, डांसिंग में अच्छे, उन बच्चों को स्टेज देते हैं। हम उनको प्रमोट करते हैं, आपको कुछ करना है लाइफ में, उसी रिलेवेंट पढ़ाई करनी है तो हम खर्चा उठाएंगे, आप अपनी स्किल्स पे काम कीजिए। दैन जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं एंड उनके पास सुविधाएं नहीं है, किट नहीं है, एकेडमी में एडमिशन लेने के पैसे नहीं है, तो ऐसे बच्चों को हम फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य प्राप्ति के अंतर्गत हम स्कूल्स के बच्चों, कॉलेज के बच्चों को सपोर्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त 4था प्रोग्राम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG, स्व सहायता समूह। इसको बनाने का सर सिंपल सा था। स्व सहायता समूह बहुत सारे चल रहे हैं देश में, सुनते हैं आप, लेकिन ये सिर्फ रजिस्टर बनाते हैं, उनको सेविंग करना सिखाते हैं और बैंक से लोन देना सिखाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं सिखाते हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। जो महिलाएं प्रोडक्ट बना भी रही हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को वो अपने क्षेत्र या अपने आसपास के अलावा कहीं बेच नहीं पाती हैं, तो हमारी संस्था बोलती है कि आप प्रोडक्ट बनाइए, उसको मार्केट में उतारने की, बेचने की जिम्मेदारी पहल स्वास्थ्य संगठन की। अरे वाह। आप कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास कच्चा माल नहीं, तो कच्चा माल भी हम देंगे। अच्छा, क्या और उससे बना प्रोडक्ट भी हम ही लेंगे। मेरी एक पूरी टीम है 12 लोगों की। उस प्रोडक्ट को बनता कैसे है, उसकी पैकेजिंग क्या होनी चाहिए, ब्रांडिंग कैसे होनी चाहिए और उसको प्रमोट कैसे करेंगे, इसको करते हैं। देन फिर उसको ई-कॉमर्स पे उतारते हैं,
ई कॉमर्स के साथ साथ जितने जिलों में मेरी टीम है उनके थ्रू हर घर तक पहुंचता है। अब जो प्रोडक्ट दिन भर में 10 बिक रहा था अब वो 100 बिकने लग जाता है, क्योंकि उसकी रीच ज़्यादा लोगों तक पहुंच गई, वो प्रोडक्ट अब ज़्यादा लोगों को डिस्प्ले हो रहा है। तो SSG को हम इस तरीके से सपोर्ट करते हैं। ये 4 बेसिक मेरे जो है ये कार्यक्रम है जो पब्लिक के लिए है, जो पंचायत पे लोग रहते हैं उनके लिए है। इसके अतिरिक्त 2 प्रोग्राम टेली मेडिसिन टेलीपैथोलॉजी मेरे ई मित्र की इनकम के लिए होता है, ओके, ताकि उसको अपनी इनकम में और बूस्ट मिल पाए। तो टेली मेडिसिन का मतलब सर ये है कि आप घर बैठे कोई सी भी दवाई गोली मेरे माध्यम से बुक कर सकते हैं। आज हर परिवार में किसी न किसी प्रकार की दवाई गोली की आवश्यकता है। आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आपके हाथ में आने तक दवाइयों के रेट बदल जाते हैं। तो आप पहल स्वास्थ्य संगठन से किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई गोली ई मित्र के माध्यम से घर बैठे बुक्स कर सकते हैं, मार्केट से 30 to 25% डिस्काउंट पे, 30 से 25% के डिस्काउंट पे। एग्जाम्पल के तौर पे वो दवाई अगर आपको बाजार में 100 रुपये की मिल रही थी तो मेरी संस्था आपको 70 से 75 रुपये में प्रोवाइड करवा के देगी, वो घर बैठे कोई भी। लेकिन उसके लिए आपको पर्चा दिखाना जरूरी है, हम बिना पर्चे के दवाई नहीं दे। तो उसमें सर कुछ रहता है वो आपका कि मिनिमम ऑर्डर वैल्यू इतनी होनी चाहिए? नहीं सर, इसके बारे में ये क्या होता है कि जब मेरी एक पंचायत से अगर किसी की शुगर की गोली का एक पैकेट बुक आया है तो मेरी 25 पंचायतों की जो टीम है वहाँ से तो 25 आएंगे ना। ओके, मेरा ऑर्डर सिंगल पर्सन से बल्क नहीं है, मेरी पूरी टीम से बल्क बनता है वो। हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है। एक पंचायत से एक ही पत्ते का ऑर्डर आएगा, 25 पंचायतों मिलकर 25 पत्ते का तो आ सकता है। तो ब्रांड वाइज कैसे करते हैं आप उसको? ब्रांड वाइज सर आपके पास हम सीधे यूनिट से लेते हैं ना, कंपनी से लेंगे सीधे हम। अच्छा। हम क्यों जाएंगे बीच में रिटेल के पास? जब हमारे पास उतनी खपत है तो फिर हम क्यों जाएंगे? और इसके बाद फिर टेलीपैथोलॉजी, उसमें आप कोई भी BP शुगर या कोई टेस्ट आपको लगता है करवाना है तो आप ई मित्र के माध्यम से बुक कर सकते हैं 20 to 25% डिस्काउंट पे, 25 से 20% डिस्काउंट पे। ओके, 24 घंटे में हमारा जो लैब सैंपल कलेक्ट करने वाला लड़का होता है या जो भी रहता है, ई मित्र उसको बताता है, वो बुलाता है, सैंपल कलेक्ट करता है। 24 घंटे में आपके फ़ोन पे ई मित्र के माध्यम से रिपोर्ट पहुंचाई जाएगी, आपको घर जाना नहीं, घर पे ही सारी चीज़। सर जैसा कि सबको पता है कि NGO एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि फ्री में सबके लिए सहायता उपलब्ध कराती है, तो पहल चार्ज क्यों करती है? सर जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था कि हम सोशल प्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो किसी भी कार्य को लंबे समय तक अगर चलाना है तो फ्री में तो नहीं चला सकते। बहुत सारे NGOs ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हमसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमसे बहुत बड़े स्तर पे करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट आता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल चलता है, उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर जिस व्यक्ति को रोज़गार दिया था वो भी बेरोजगार हो जाता है, और जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे वो लोग तब तक उनको फॉलो कर रहे थे जब तक वहाँ काम कर रहे थे। तो हम इसमें एक स्थायी बदलाव के लिए इसमें हमने चार्जेस रखे। एक्चुअल एक चीज़ देखिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों की वैल्यू नहीं है। फ्री की चीज़ों को लोग ये सोचते हैं कि ज़रूरी है कुछ ऐसा होगा जब भी हमें दे रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि अभी जो शासन में व्यवस्था है उसमें महिलाओं के लिए फ्री सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे आंगनवाड़ी केंद्रों पे, और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे 1 रुपये का एक सैनिटरी पैड भी मिलता है, लेकिन कितने प्रतिशत महिलाओं तक पहुंच रहा है इसके आंकड़े आप गूगल पे या फिर अन्य डिपार्टमेंट्स के देख सकते हैं। फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है। अगर फ्री की चीज़ों की वैल्यू होती तो आज आप अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करवा रहे होते और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने भेज रहे होते। तो फ्री की चीज़ें उनके लिए जिनकी मजबूरी है, जो खरीद नहीं सकते, ले नहीं सकते। हमारे इस प्रोग्राम से हम लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, पैसा कमाना भी सिखाते और पैसा खर्च करना भी सिखाते, और उनके जीवन में सुधार के बदलाव के लिए मैंने आपको सभी प्रोग्राम बताए हैं जो उनके जीवन में बदलाव के प्रयास करते हैं। तो सर अब हम एक रैपिड फायर गेम खेलेंगे जिसमें आपको बहुत फटाफट जो भी आपके दिमाग में। रैपिड फायर मैंने स्कूल कॉलेज में खेला है, बहुत सालों बाद आज खेलने का मौका तो बहुत सालों बाद आपको ये हम मौका दे रहे हैं। ठीक है सर। तो जो भी आपके दिमाग में सबसे पहली बात आएगी वो आपको बोलना है सर। हाँ। फटाफट में। तो एक शब्द में पहल। एक विचार। डिग्री या स्किल। स्किल्स। गांव या शहर। गांव। गवर्नमेंट या NGO, किस पर ज़्यादा भरोसा है? सर ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। सरकार योजनाएं बनाती है और लोगों तक पहुंचाने का काम NGOs करते हैं। ओके। लीडरशिप या पैसा, किससे मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल है? मैनेज करना सर लीडरशिप, और ये क्वालिटी बहुत मुश्किल से बन पाती है। लोग इस पर काम करना नहीं चाहते, सीखना नहीं छोड़ना चाहिए कभी, और लीडरशिप तभी आएगी जब आप सीखना बंद नहीं करो। आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, मैं बहुत जल्दी हार मान जाता हूँ चीज़ों से। और आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ? मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरा परिवार, जो हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है? मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करने वाला व्यक्ति रतन टाटा जी।
एक ऐसी सरकारी योजना बताइए जिसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए। एक ऐसी सरकारी योजना जिससे हर व्यक्ति को जानना चाहिए। नॉर्मली एक हम लोग सभी के पास बैंक अकाउंट्स होते हैं, एटीएम कार्ड्स होते हैं। तो एटीएम कार्ड में एक इंश्योरेंस हर व्यक्ति को मिलता है जिसमें 2 लाख रुपए की सिक्योरिटीज़ होती है। इसके बारे में आप गूगल पे सर्च करोगे, बैंक आपको एटीएम कार्ड अगर प्रोवाइड करती है, आपकी बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपका वॉलेट घूम जाता है, वो कोई पैसे की ज़रूरत हो, तो उसके बदले में बैंक आपको पैसा देती है। इसके बारे में आप गूगल पे सर्च करोगे तो डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको प्रधानमंत्री जी से सिर्फ 5 मिनट बात करने का मौका मिले तो आप क्या कहेंगे? सर, मैं प्रधानमंत्री जी से 2 बार मिल चुका हूँ, एक बार भारत मंडपम में और एक बार अपने संसद भवन में, और अच्छी खासी वार्तालाप हुई है। बट एक चीज़ है, जिस पद पोजीशन पर मैं अपनी बातें रख नहीं पाता हूँ क्योंकि वो जगह वैसी नहीं मिलती कि जहाँ मैं अपनी बातें रख पाऊँ। बट अगर मुझे पर्सनली उनसे बात करने का मौका मिले तो मैं उनसे एक चीज़ बोलूँगा कि आप मेरे इस पहल प्रोग्राम को भारत के प्रत्येक ग्राम पंचायत पर उतारने का मौका दीजिए। मैं हर पंचायत पर 3 व्यक्तियों को रोजगार भी दूंगा, साथ साथ उस गांव के परिवेश को भी बदलूंगा। जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी का मन की बात का एक प्रोग्राम चलता है। अगर किसी दिन बाय चांस प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पहल का जिक्र कर दिया, उस दिन कैसा लगेगा आपको? सर, मेरे लिए फिर वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अभी मुझे और इसके आगे बहुत कुछ सोचना है। तो ठीक है, एक मेरे लिए एक माइलस्टोन होगा वो लाइफ का, अचीवमेंट होगी मेरे लिए एक। ओके। भारत बदलने की शुरुआत दिल्ली से होना चाहिए या फिर गांव से? सर, हमारा देश गांव प्रधान, कृषि प्रधान देश है। गांव मजबूत होंगे, गांव विकसित होंगे तो भारत ऑटोमेटिक अपने आप विकसित हो जाएगा। अगर पहल का फ्यूचर एक सेंटेंस में आपको बताना हो तो आप क्या कहेंगे? एक सेंटेंस में पहल को कहना है तो ग्रामीण विकास की संरचना। ओके। तो सर, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि पहल को लेकर आपका विज़न क्या है? सर, हमने जब इसकी शुरुआत करी थी, मैंने और मेरी टीम ने, तो हमने इसको लेकर 10 वर्षों का एक पूरा प्लान बनाया, 2022 से लेकर 2032 तक का। इन 10 वर्षों में हम अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्यों के पंचायत के व्यक्तियों को जोड़ेंगे अपने साथ। हर पंचायत से एक नेतृत्व को तलाश करेंगे जो उस पंचायत को रिप्रेजेंट करता हो, और जो समस्याएं हम सरकार तक अब नहीं पहुंचा पाते, उस नेतृत्व के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक रखेंगे। सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम सरकार के सामने भी बात करेंगे। ओके। सर, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हम 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा इसलिए बताना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति काम करता है उसको 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट्स बनाना कंपलसरी है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर। इसको लाने का जो पूरा विचार था वो सिर्फ मेरा पर्सनल है, इसमें किसी के नहीं। मैंने इसको इसलिए अडॉप्ट किया था कि ये कंपलसरी इसलिए कि आज जहाँ न्यूज़पेपर और मीडिया नहीं पहुँच पाती, वहाँ इंस्टाग्राम और फेसबुक की रील पहुँच जाती। सही है। तो हमारे पहल को एक पहचान उन लोगों तक भी पहुँच पाए जहाँ तक न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती, तो वो सबसे सरल माध्यम था। लिंक्डइन हमने इसलिए शुरू करा। सर, लिंक्डइन के बारे में आप शायद जानते हैं, नहीं जानते, लेकिन लिंक्डइन एक वो प्रोफाइल होती है जहाँ पे व्यक्ति का एक CV होता है। फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरो नेशंस, अमेरिका में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करना होता है। तो अब मेरे पहल में कोई एक अच्छा काम कर रहा है, कोई वॉलंटियर है, ई-मित्र है, टीचर है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, वो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल मैनेज करता है, डेली उस पर अपडेट करता है। कोई अच्छा NGO फ्यूचर में वहाँ पे काम करने आएगा तो वो उस एरिया पे उस प्रोफाइल को देख के उसको अप्रोच करेगा, तो उसके पास ऑप्शंस आएंगे जॉब्स के। और तो एक ऑप्शन हम ये खोलते हैं। फिर ट्विटर इसलिए कि जैसे कि आप मान लो आप एक पंचायत पे रहते हो, आपकी पंचायत पे सड़क नहीं है, गड्ढे हो रहे हैं, प्रॉब्लम आप अपने प्रधान तक बता रहे हो, वो सुन नहीं रहा है, सरपंच नहीं सुन रहा है, विधायक नहीं सुन रहा, सांसद नहीं सुन रहा, XYZ जो भी नहीं सुन रहा, तो उस प्रॉब्लम का फोटो वीडियो क्लिक करके आप ट्वीट कीजिए। आप उस पंचायत के प्रतिनिधि थे ई-मित्र के तौर पे। अब उस ब्लॉक पे जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है वो अपनी उस 25 पंचायत के सभी कोऑर्डिनेटर से वो रिट्वीट करवाता है। फिर उस जिले की जितनी भी टीम्स हैं, जितने मेंबर्स हैं, सब रिट्वीट करते हैं। मेरे दूसरे जिले की जितनी टीम है उतने लोग रिट्वीट करते हैं, और वो प्रॉब्लम फिर सरकार तक पहुँचती है, क्योंकि इतने सारे लोग अगर एक साथ किसी प्रॉब्लम्स को उठा रहे हैं तो वो मुद्दा बढ़ता है। हम डिजिटलाइजेशन को लोगों को बताना चाहते हैं कि इसकी शक्ति क्या है, जिसके बारे में उनको अच्छे से नहीं पता है। तो हमें 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपलसरी हमने कर रखे हैं, और इसके थ्रू हम अपने मूवमेंट को सरकार तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो राहुल जी के साथ में। आज के इस वीडियो में हमने बात की समाज की, संस्था की, NGO की और बहुत ही स्पेसिफिक पहल की। पहल एक ऐसी संस्था है जो कि कहीं ना कहीं समाज में, संस्था में, गांव लेवल पर एक बदलाव लाने का पहल कर रही है। अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा हो
कि आप भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर अन्य लोगों तक शेयर करें। क्योंकि सिर्फ सरकार से, सिर्फ किसी एनजीओ से, किसी संस्था के बदलाव लाने से बदलाव नहीं आता है। बदलाव लाने के लिए हमको ज़मीनी स्तर पर अपनी सोच बदलना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर।